वेलकम टू स्टार्ट एग्ज़ाम पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पंचायती राज का संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसकी शुरुआत संविधान सभा से हुई थी। संविधान सभा के एक सदस्य थे आचार्य श्री मन्ना नारायण। वे गांधीवादी विचारधारा के थे और इन्होंने कहा था कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का गठन एवं उनकी स्थापना की मांग की थी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित किया जाए और ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। सबसे पहले ये मांग इन्हीं ने ही की थी। इसके बाद इसी क्रम में 1949 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज मंत्रालय बनाया जाता है और एक पंचायती राज मंत्री श्री एस केडे को नियुक्त किया जाता है। इसके बाद भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। वो कब की? 2 अक्टूबर 1952 को। और इसके कई सारे लक्ष्य थे दोस्तों: आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास। इसको लागू करने वाला अधिकारी जिला प्रशासन होता था, यानी कि डीएम होता था, जिसने इस पर ध्यान नहीं दिया और यह कार्यक्रम असफल हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को शुरू हुआ। इसे यूएसए फाउंडेशन के द्वारा की सहायता से चलाया गया था, परंतु यह कार्यक्रम भी असफल रहा। इसकी असफलता का पता लगाने के लिए सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई, जिसका गठन 1956 में और सुझाव 1957 में दिया। इसके बाद इसने किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का विकास किया जा सके और पंचायतों की स्थापना के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश इस समिति ने की थी। तो दोस्तों सबसे पहले बात है कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश में पंचायत समिति जो थी वो शक्तिशाली थी और महाराष्ट्र में जिला परिषद शक्तिशाली थी। अब बात करते हैं त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन होगा। तो जिला स्तर पर जिला पंचायत, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। और विकास करने के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाएं, यह भी इसकी क्या थी? सिफारिश थी। सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर 1958 में आंध्र प्रदेश में से लागू किया गया था और वास्तविक तौर पर इसे राजस्थान के नागौर जिले के वगदरी गांव में शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश में से लागू कर दिया गया। 1960 में कर्नाटक, असम, तमिलनाडु में से लागू कर दिया गया, जबकि तमिलनाडु में द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली को रखा गया था और राज्यों को इनकी स्थापना का कार्यभार सौंपा गया। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत प्रणाली लागू है। 1977 में जनता पार्टी ने अशोक मेहता समिति की स्थापना की और इसकी रिपोर्ट बनाने को कहा। इस समिति ने कहा कि पंचायत त्रिस्तरीय नहीं, द्विस्तरीय होनी चाहिए। उसमें सिर्फ जिला पंचायत और मंडल पंचायत होनी चाहिए। इन्होंने ग्राम पंचायत को ख़त्म कर दिया। इन्होंने मंडल पंचायत में 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या पर एक संस्था बनाने की घोषणा की। इन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में भाग लेना चाहिए तथा अपने चुनाव चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग कराए और या फिर संस्था का निर्माण करे। इस प्रकार से इन्होंने कहा और SC ST के आरक्षण की भी बात इन्होंने कही थी। दोस्तों वित्तीय स्थिरता के लिए स्थानीय कर व चुंगी लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। ये अशोक मेहता समिति की सिफारिशें हैं। राज्य स्तर पर जिला परिषद योजना का संचालन करेगी। PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक मान्यता दी जाए और इसने 132 सिफारिशें की थी। इसकी सिफारिशें नहीं मानी गई क्योंकि जनता पार्टी गिर गई थी, तो जिससे इसकी सिफारिशों को नहीं माना गया। नेक्स्ट है GVK राव समिति। दोस्तों योजना आयोग की सिफारिश पर इसे गठन किया गया ग्रामीण विकास, निर्धनता उन्मूलन और प्रशासनिक प्रबंधन के लिए। और पंचायती राज संस्था बिना जड़ की घास होगी, ये किसने कहा था? GVK राव समिति ने। दोस्तों इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात कही, जिसमें ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत, जिला पंचायत और राज्य परिषद होनी चाहिए। जिले के समस्त विकास कार्यों का प्रभारी जिला विकास आयुक्त को बनाया जाना चाहिए। इसने चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग बनाया जाना चाहिए। वित्तीय संसाधन को उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए और SC ST महिलाओं के लिए आरक्षण भी होना चाहिए। इसके बाद LM सिंघवी समिति 1986। दोस्तों इसमें इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मीमल
राजीव गांधी सरकार ने इसका गठन किया था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए कहा इसने कहा कई ग्राम समूहों के लिए नए पंचायत का गठन होगा। ग्राम सभा को महत्व दिया। पंचायतों के संबंधित समस्त मामलों को हल करने के लिए राज्य स्तर पर न्यायिक अधिकरण होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियां इसमें भाग नहीं लेंगी, ऐसा इन्होंने कहा था। दोस्तों इसके बाद है निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए, वित्त के लिए राज्य वित्त आयोग होना चाहिए और पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। उसके बाद लास्ट थी पीके थोंगन समिति 1988। दोस्तों इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, त्रिस्तरीय प्रणाली और पंचायतों के आरक्षण की बात कही। 1989 में राजीव गांधी सरकार ने पीके थोंगन समिति के आधार पर बनाकर पंचायतों को संवैधानिक बनाने के लिए लोकसभा में बिल पेश किया, 64वां और 65वां संविधान संशोधन। यह बिल राज्यसभा से पास हो गया पर लेकिन आगे यह पास नहीं हो पाया, जिससे यह रद्द हो गया। इसके बाद है पंचायती राज संस्थानों में राज्य और यूटी और उसमें महिलाओं का आरक्षण। सामान्यतः महिलाओं का आरक्षण 33% है, परंतु बहुत सी जगह इसे अलग कर दिया गया है। अर्थात यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस राज्य में कितना प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण है। तो असम में 50% है, बिहार में 50% है, छत्तीसगढ़ में 50%, दादरा नगर हवेली में 50%, गुजरात में 50%, हरियाणा में 50%, हिमाचल में 50%, झारखंड में 50%, कर्नाटक में, केरल में, लक्षद्वीप में, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इन राज्यों में पंचायती राज मंत्रालय ने महिलाओं का आरक्षण 50% कर रखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।